आप सभी मित्रों का सादर अभिवादन है और व्यक्तित्व की यह जो श्रृंखला है वयम एप्लीकेशन द्वारा शुरू की जा रही है। इसमें भारत भर से जुड़े उन व्यक्तित्वों को बुलाया जाएगा जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राकेश शर्मा जी जो विद्या भारती से एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं वह आज पहले मेहमान होंगे। बस कुछ ही क्षणों में राकेश जी आते हैं तो यह वार्ता प्रारंभ की जाएगी और विद्या भारती से जुड़े मित्र उनके बारे में काफी करीब से जानते होंगे। बाकी लोग भी जो जुड़ रहे हैं आप चैट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज का जो मुद्दा रहेगा या व्यक्तित्व का जो एक इस इनिशिएटिव का जो एक फॉर्मेट है, जो एक प्रारूप है, वो यही है कि लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने कि उनके कार्यों को तो हम देखते रहते हैं, उनकी शुरुआत को हम देखते रहते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति के रूप में वो क्या है, कैसी उनकी यात्रा रही है। तो ये एक फॉर्मेट रहा है। उसके अलावा जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं जो भी व्यक्ति, जैसे श्रीमान राकेश जी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या बड़े प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं, क्या मजबूत बिंदु हैं जिन पे हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन से ऐसे बिंदु हैं जो सुधार की दिशा में है। तो इन प्रश्नों पे बात होगी और किस प्रकार से भारत परम वैभव की दिशा में बढ़े, क्या क्या हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। तो व्यक्तित्व सीरीज में हम इसी पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्र। अनिल कुमार जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, बाबूलाल गुप्ता जी, गोपीनाथ जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैट बॉक्स में आप लोग लगे हुए हैं। बाकी मित्र भी, भाई साहब से अभी बात हुई, थोड़ी देर में वो आएंगे। आप लोग भी शिक्षा में क्या लगता है, आप लोगों को भी, आप लोग भी शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा अगर एक प्रश्न की बात की जाए तो चैट बॉक्स में लिखिए, तो वो एक दिमाग में आएगा, तो वह भी जरूर राकेश जी से पूछने की कोशिश करेंगे। कौन सा ऐसा सुझाव है जो क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, इन प्रश्नों पे भी विचार करेंगे। और ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि एक बार में इनका उत्तर मिल जाए। मैं माफी चाहूंगा, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम मिथिलेश है, मिथिलेश कुमार सिंह, और वयम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले पत्रकारिता से मेरा निकट संबंध रहा है, लेखन से संबंध रहा हुआ है और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ाव रहा है। तो मिथिलेश आप सभी लोगों का अभिवादन करता है और बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। व्यक्तित्व की सीरीज में आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9990089080। इस पर अगर कोई और भी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं, जिनके साथ बात किया जाना चाहिए, जो बात करने से कई सारे पक्ष ऐसे हैं जो सामने आएंगे, तो आप लोग जरूर मेरे मोबाइल नंबर पे सुझाव दें। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया 9990089080। और वयम एप्लीकेशन के इस व्यक्तित्व सीरीज में इसकी रिकॉर्डिंग आपको यहीं मिलेगी। कुछ कुछ क्लिप्स यूट्यूब चैनल पे भी इसके अपलोड मिलेगी वयम ऐप के, लेकिन मैक्सिमम रिकॉर्डिंग यहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लॉग इन करके अपने मोबाइल से लोगों को शेयर कर सकते हैं। भाई साहब जुड़ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में यह चर्चा प्रारंभ होगी। तकनीक का उपयोग पे आपने बात लिखी है राजकुमार कौरव जी। आप लोग तो मेरे ख्याल से इसमें सिद्धस्त हैं तकनीक के उपयोग में भी, तो इमोजी पे दबाते रहिए। भाई साहब का स्वागत हो इमोजी के माध्यम से। रूस और यूक्रेन का विवाद आजकल मीडिया में बहुत चर्चा बना हुआ है और उस बीच में प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया और वह वक्तव्य रिलेवेंट है। बहरहाल राकेश जी आ चुके हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। मिथिलेश जी आपका बहुत बहुत सौभाग्य है कि जो है आपसे बात हो रही है, चर्चा हो रही है। और इस पूरी इनिशिएटिव का राकेश जी यही महत्व है कि बहुत सारे लोगों से लोग बात करते रहते हैं, बहुत लाइमलाइट है, टीआरपी पता नहीं क्या क्या। ग्राउंड पे जो परिवर्तन ला रहा है उनको थोड़ा सा एक बार लाया जाए और रियल मुद्दों को समझा जाए।
तो भाई साहब, जो आपने विद्या भारती का जो टैग लाइन है, मैं उसी से मैं बात शुरू करूंगा। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या से ही मुक्ति संभव है और शिक्षा से ही मुक्ति कहीं ना कहीं आती है। आप एक लंबे समय से शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े रहे हैं राकेश जी, विद्या भारती से जुड़ा हो रहा है, बहुत करीबी से आप मुद्दों को देखते रहे हैं, काम करते रहे उन पे। तो व्यक्तित्व की इस पहली चर्चा में, ये हमारा पहला एपिसोड है, पहले ही हमने सोचा कि इसको शुरू करते हैं और पहले मेहमान के तौर पे आप आए, ये हमारा सौभाग्य है। और वह एप्लीकेशन को भी आपने काफी करीब से देखा है, जुड़े रहे हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत में स्वागत करते हुए व्यक्तित्व राकेश शर्मा जी के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी यात्रा कैसी रही, वो अपने आप को कैसे देखते हैं, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे एक एक मुद्दे की तरफ जाऊंगा। राकेश जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हम सब लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। आपसे फोन पर तो काफ़ी बातचीत हुई है और अभिनंदन ऐसे सब विद्या भारती के कार्यकर्ताओं का और बाकी अन्य लोगों का जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसको देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर यह एक अच्छा प्रयोग वयम ऐप के द्वारा यह किया गया है कि व्यक्तित्व यह सीरीज वास्तव में समाज में और जिन्होंने कुछ किया है, वैसे तो मैं इस प्लेटफॉर्म के योग्य हूँ कि नहीं अलग बात है, पर ऐसे समाज में जिन्होंने भी अच्छे काम किए हैं उन सब लोगों को किसी न किसी माध्यम से लोगों के सामने लाना चाहिए और उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए कि अच्छा प्रयास वयम के माध्यम से हो रहा है। चूंकि मैं तो विद्या भारती के साथ जुड़ा हूँ लंबे समय से। इसके पहले मैं संघ का प्रचारक था, लगभग 12 वर्ष संघ का प्रचारक रहा और इतना ही नहीं तो उसके पहले 12 वर्ष विद्या भारती का पूर्व छात्र था। तो कुल मिलाकर एक लंबी यात्रा इस संगठन से हमारी है, जिसमें कहें कि आंखें खोली तो परम वैभव का जो सपना है वो आंखों में सजोया हुआ था। भगवत जी आंखों के सामने स्थायी रूप से था। वही लक्ष्य और वही विचारधारा को लेकर लगातार हम सब लोग काम कर रहे हैं और विद्या भारती के पूर्व छात्र के नाते और विद्या भारती से जो संस्कार प्राप्त हुए उनके माध्यम से उसी काम में लगना चाहिए, ऐसा विचार होकर विद्या भारती के लिए ही लगे हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। सामान्यतः अगर परिचय की बात करें तो मैं यहाँ भोपाल के पास में एक विदिशा जिला है, वहाँ का मूल निवासी हूँ। वहीं जन्म हुआ और जन्म होने के बाद से फिर भोपाल में आया। भोपाल में आने के बाद सरस्वती विद्या मंदिर में प्रवेश लिया और यहाँ पर अध्ययन 12वीं तक किया। कक्षा 12 पूर्ण कर विकास संघ का प्रचारक उस वक्त डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी 1990 में आह्वान हुआ था कि समय दान दें, समय निकले, प्रचारक निकले। उस आह्वान पर काम करते हुए फिर अलग अलग क्षेत्रों में मैं संघ का प्रचारक रहा और प्रचारक के बाद फिर आकर विद्या भारती का पूर्णकालिक बना। तब से इसी काम में, इसी धारा में लगा हूँ। धन्यवाद जो आपने जो है नहीं, बहुत देखिए, मैं एक पत्रकार मेरा जो है अंदर से कुलबुला रहा था, तो मैंने कहा कि देखिए एक जो समाज में व्यक्ति कार्य करता है उसकी भाव देखिए कि वो कठिनाइयों को भूल जाता है, जबकि कितने उसमें कंटकाकीर्ण मार्गम जो हम लोग प्रयोग करते हैं, गाते हैं, लेकिन उसके सामने सिर्फ लक्ष्य ध्यान रहता है। तो ये एक प्रेरित करने वाली बात है। लेकिन मैं थोड़ा जरूर उस पक्ष को मैं जानना चाहूंगा। कठिनाइयों पे बात, विचलन की बात नहीं आई, कभी कभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने में बहुत सारे विचलन की बात आती है, तो एक व्यक्ति के तौर पे वो विचलन, ये मैं प्रश्न इसलिए भी पूछ रहा हूँ राकेश जी कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं समाज में, तो उसको कहीं ना कहीं निस्वार्थ में नहीं कहूंगा, परमार्थ से जोड़ते हुए विचलन से कैसे बचा जाए, तो अपने अनुभव से इसको जोड़ें ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। राकेश जी, हालांकि आपने बिल्कुल इसको सावधानी से इसको इग्नोर कर दिया इस पक्ष को, लेकिन फिर भी मैं इस पक्ष पे आ रहा हूँ। राकेश जी। मिथिलेश जी, विचलन जैसी कोई बात नहीं होती जब तत्व सामने हो और एक विचार सामने हो। और विचार सामने होने के बाद कठिनाइयां आती हैं काम में, कठिनाइयां अलग अलग प्रकार की आती हैं, पर तत्व और विचार अगर ध्यान में बना रहेगा लगातार कि भाई हम किस हेतु से इस संगठन से जुड़े हैं, किस हेतु से, किस सापेक्ष, मतलब किस निर्णय के
ध्यान में रखकर हम इस संगठन से जुड़े थे, वो अगर हमेशा ध्यान में रहेगा तो विचलन जैसी बात नहीं आती, उसको भी प्रसन्नता के साथ, वो जो कठिनाइयां आती हैं उनको भी मुस्कुराते हुए गुजार लेने की जो आदत है वो आनंद देती है। इसलिए बीच बीच में फेस आते, ये होगा, पर वो इसके बाद भी तत्व और विचार सामने रखकर अगर कोई आगे बढ़ता है तो इस प्रकार के कोई विचलन सामने आते नहीं, ऐसा मुझे लगता है। सटीक बात भाई साहब, और सच्चाई भी यही है कि अगर लक्ष्य सामने हो तो दिमाग नहीं हटना चाहिए, और नहीं हटता है। बहुत सारे महापुरुष हैं। थोड़ा सा मैं विद्या भारती पे आऊंगा। जब शिक्षा का बाजारीकरण बहुत जोरों पे था भाई साहब, और जब पूरी अंधाधुंध दौड़ चल रही थी, तो इसमें इस यात्रा को कैसे आपने टिकाए रखा, लोगों का भरोसा कैसे बनाए रखा आप सभी लोगों ने? राकेश जी। बड़ी मजेदार बात है, आपने मिथिलेश जी अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये मेरे खुद के प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मेरा जब प्रवेश सरस्वती शिशु मंदिर में करवाया गया, मेरे बड़े भाई के साथ में रहा, और वो संघ के कार्यकर्ता वह भी थे, द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष शिक्षित वह भी रहे, पर उनके साथ जब मेरा आना हुआ भोपाल में और उन्होंने मुझे सरस्वती शिशु मंदिर में प्रवेश दिलाया, तो उस समय जब पहले दिन मैं स्कूल गया तो वहां टीन की बड़ी छतें थी, और मतलब एक कहने को एक बड़ा सा एक हॉल था जो आरसीसी का था, बाकी सारे कक्ष जो है टीन के थे, और बरसात का समय था, जुलाई में यहाँ बारिश होती है। उस समय बारिश होने के कारण हमें वहां के अपने टीचर्स जो है, हमारे आचार्य दीदी जो पढ़ा रहे थे, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसके बाद बड़े आक्रोश में मैं घर पर गया और भाई से कहा कि मैंने कहा क्या यही विद्यालय मिला था मुझे एडमिशन कराने के लिए, तो अब मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, कहीं और मेरा प्रवेश दिलाइए। अब बचपना अपना था। बड़े भाई ने धैर्य से कहा कि तुम एक काम करो, 10 दिन केवल उस विद्यालय में जाओ, 11वें दिन बताना, उसके बाद फिर मैं जो है आपको जहां कहेंगे वहां प्रवेश दिला दूंगा। पर वो जो 10 दिन का जो समय उनने दिया, उन 10 दिन में जो वहां के आचार्य दीदियों का स्नेह था, शिक्षण के प्रति उनका समर्पण था, अथवा जो बच्चों को जिस आत्मीयता के साथ आगे बढ़ाने की एक ललक थी, तब लगा कि उस समय सर्वांगीण विकास की जो बात करते थे और कैसे एक बालक में व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं, तो ये 12 वर्षों की शिशु मंदिर की साधना से मुझे ध्यान में आया कि हमारे आचार्य दीदियों ने कितना परिश्रम किया होगा मेरे ऊपर। तो उनके परिश्रम से फिर वो बाद में समाज जीवन में ही समय देने का, संघ का प्रचारक बनने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो शिशु मंदिर का जो काम है वो इसी प्लेटफॉर्म पर है। बालक जो आया है उस बालक के व्यक्तित्व विकास के लिए हमारे आचार्य दीदी जितना परिश्रम करते हैं वास्तव में अविस्मरणीय है, और चूंकि मैंने उन सबसे ही सीखा है, इसलिए उतार चढ़ाव, शिक्षा नीतियां, शिक्षा में परिवर्तन, बाजारीकरण, ये सारी चीजें जितनी भी आती जाएंगी, पर जो हमारे आचार्य का डिवोशन है, हमारे आचार्यों का जो कर्तृत्व निष्ठा है, और इसके बाद भी जो हमारा विचार है विद्या भारती का, आपने जो शब्द कोट किया था, सविद्या या विमुक्त, ये इस प्रकार का पूरा व्यक्तित्व बालकों का निर्माण कर देना कि वो मुक्ति की ओर प्रेरित हो सके, तो उस बात को ध्यान में रखकर जो है हमारे आचार्य दीदी प्रयत्न करते हैं। उसके कारण ये सब बाजारीकरण कितना ही हो जाए, शिशु मंदिरों पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, जब तक ऐसे एकनिष्ठ आचार्य दीदी, ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास में हैं, तब तक विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर और इन सब का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है ना। बिल्कुल सटीक है। और जो सर्वांगीण विकास की बात की है, बाजारीकरण रफ्तार में तो बहुत तेज दौड़ रहा है, लेकिन वो जो सर्वांगीण वाला जो पहलू है, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं वो छोड़ देता है। और वही वो चीज है जो हमारी जड़ है। अगर उस चीज को पकड़े रहे, और आचार्यों की आपने बात की, निष्ठा की, तो वाकई हमें भी खुद जाने का अवसर मिला है और देखते हैं, तो पूरी संस्कार बिल्डिंग की जो पाठशाला है वो कहीं और उसका दुर्लभ दर्शन है। और एक पक्ष पे जो लोग लेके चलते हैं, मुझे लगता है कि उन पे जरूर विचार करना चाहिए कि बाजारीकरण के दौर में, अब तो खैर दिशा बदल रही है धीरे धीरे, लेकिन कुछ समय पहले तक ये जरूर माहौल था। तो सर्वांगीण पे मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा विकास या मेरे बच्चे का विकास केवल एक पहलू पे हो।
तो ये एक तत्व है, बहुत सार्थकता वाली बात आपने कही। अच्छा, शिक्षा नीति पे भी थोड़ा सा मैं आऊंगा। अभी पिछले सप्ताह बड़ी विशद चर्चा थी विद्या भारती की पाठशाला पे ही, मेरे ख्याल से ऑनलाइन चर्चा थी, बहुत सारे लोग थे। तो इसको अगर समराइज करें तो, और इसमें एक दो और भी मैं कहूँ कि अपनी शिक्षा व्यवस्था का आपने मजबूत पहलू बता ही दिया, सर्वांगीण विकास का। नई शिक्षा नीति में कहाँ इसका ध्यान रखा गया है प्रैक्टिकल रूप से? बिल्कुल, वास्तव में जो विद्या भारती इतने समय से कहती चली आ रही थी कि शिक्षा यानी बालक का होलसोल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, अभी उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बड़े उससे स्वीकार किया, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात कही गई है। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वर्तमान प्रारूप को अगर हम देखते हैं तो वो ज्यादा निकट विद्या भारती के है। विद्या भारती जितने समय से 1952 से विद्या भारती ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। 1952 में पहला शिशु मंदिर गोरखपुर की धरती पर यह प्रारंभ किया था विद्या भारती ने। इतने वर्षों में आज ये स्थिति है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन इस रूप में शिक्षा के क्षेत्र में ये विद्या भारती है, क्योंकि 25,000 औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण संस्थान विद्या भारती के पास है। और इतना ही नहीं, तो 1,25,000 से भी अधिक आचार्य दीदी, ऐसे कर्मठ आचार्य दीदी जिनके माध्यम से ये काम बढ़ रहा है, और 25 लाख के आसपास छात्र हमारे पास में हैं। तो इतना बड़ा संगठन है। और लगातार 1952 से जब ये विद्या भारती प्रारंभ हुई थी, तब से शिक्षा में एक मॉडल हम खड़ा करेंगे, एक आदर्श मॉडल जो भारत की शिक्षा की दिशा तय करेगा। इस दिशा के लिए विद्या भारती ने अपने विद्यालय प्रारंभ किए थे। मध्य प्रदेश में हम सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जानते हैं, तो राजस्थान में हम आदर्श विद्या मंदिर के नाम से जानते हैं। पंजाब की बात करें तो हम सर्वहितकारी विद्या मंदिर के नाम से जानते हैं। केरल की बात करें तो हम व्यास विद्यापीठम के नाम से जानते हैं। अगर हम कर्नाटक में चले जाएंगे तो राष्ट्रोत्थान विद्यापीठ के नाम से, मतलब कुल मिलाकर ये तंत्र एक ही है। और ये 25,000 विद्यालयों का जो जाल है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस काम में जितने लोग लगे हैं वो एक ही मिशन को लेकर कि बालक के सर्वांगीण विकास के साथ साथ हम उसको आधारभूत विषयों की शिक्षा, उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विकास की शिक्षा हम देंगे, और उसको अध्ययन के साथ साथ यानी उनके सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी कैसे वो निखर कर आए, चाहे वो डेविड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हो, अथवा भारतीय चिंतन में हमारे बालक के सर्वांगीण विकास की थ्योरी हो, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों के विकास की बात कही है। तो विद्या भारती इस काम में लगी हुई है, हमारे अपने आचार्य दीदी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इस समय आई है उसमें भी ये सारी बातें कही गई हैं। तो इसके अनुसार हमारे अपने कार्यकर्ता, हमारे अपने तंत्र ये काम कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बार जो आई है, ये ऐसा लग रहा है कि ज्यादा विद्या भारती के निकट इसलिए क्योंकि भारतीयों की शिक्षा भारतीयों के लिए और भारतीयों के द्वारा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, मातृभाषा में शिक्षण की बात कही गई है। इसमें बालक को जन्म से 3 वर्षों से उसकी शिक्षा की बात कही गई है, जो लगभग विद्या भारती इसको पहले से लागू करती चली आई है। तो इस प्रकार के सारे जो प्रयोग हैं वो विद्या भारती के ज्यादा अनुकूल है और ज्यादा निकट है। सटीक आपने बात कही, और इसीलिए इसी पक्ष पे मुझे लग रहा है कि बहुत चर्चा भी हुई है, और कुछ खास इसका मैं बहुत, चूंकि विरोधी विचारों को भी मैं स्टडी करता हूं, तो कुछ खास कोई इसकी मतलब क्रिटिसिज्म नहीं कर पाया। एक शिक्षा शास्त्री के तौर पे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा राकेश जी, अगला प्रश्न की, बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अभी क्या लगता है कि वो मतलब भारत के कंटेक्स्ट में कौन कौन से पॉइंट है जो इम्प्लीमेंट करने चाहिए? अगर सीखने की बात की जाए तो, ज्ञान कहीं भी पड़ा हो तो आपने स्टडी किया होगा, बहुत सारे मॉडलों को बारीकी से देखा होगा, दिल्ली की भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है आजकल इधर उधर। तो क्या ऐसा लग रहा है कि होलिस्टिक अप्रोच में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम पिक एंड चीज अप्लाई करना चाहिए? राकेश जी। ठीक है आपने मिश्रा जी, कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपने जिन कंट्रियों की बात कही गई, चाहे वो फिनलैंड का मॉडल हो हमारे सामने, चाहे वो अन्य देशों के शैक्षिक मॉडल हों, पर इनकी कुल मिलाकर जितनी जनसंख्या है और भारत की जितनी जनसंख्या है, उसके मान से यहाँ पर कोई किसी शिक्षा नीति का अनुकरण हम कर नहीं सकते, या उससे कुछ चीजें ले सकते हैं, पर उसके बाद भी हमें अपने लिए
अपने द्वारा ही कुछ ना कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। और भारतीय ज्ञान भंडार की कोई कमी नहीं है। वेदों से लेकर हम जो है हमारी शिक्षण व्यवस्थाएं या प्राचीन शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो नालंदा तक्षशिला में हो या गुरुकुल शिक्षण पद्धति रही हो, इन सब में सीखने के लिए पर्याप्त है। हम तो केवल जो हमारे अपने पूर्वजों ने, हमारे जो अपने लोगों ने जो संस्कार और जो परंपराएं निभाई हैं, उनका भी अगर हम कुछ परसेंट पालन कर लें तो मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी अन्य देश से भी हमें कोई उधार लेना पड़े। पर हाँ, उन जगह पर कुछ अच्छी चीजें अगर है तो उनको भी हमने कहीं ना कहीं अप्रोच करके अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल कर, क्योंकि हम तो हर विचार को आदर देते, हर विचार को सम्मान, ये भारत की परंपरा है। तो इसलिए कहीं कोई दुराव छुपाव नहीं हो सकता। पर भारत के ज्ञान थाती में इतनी चीजें अभी भी छुपी हुई है कि उसका कुछ प्रतिशत भी अगर हमने ले लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सटीक बात है। और ज्ञान लेने में तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी जिस तरह से वो पारसी लोग आए थे और दूध में शक्कर की भांति मिक्स हो गए, तो ज्ञान तो हमारे अंदर समाहित हो जाता है। ये सटीक आपने बात कही। एक और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, एक प्रश्न आता है कि जॉब लेने की मेंटलिटी कहीं ना कहीं इंडियन लोगों में पिछले जो एक मानसिकता चली है, औपनिवेशिक काल चला है एक लंबा, उसके बहुत सारे रीजन भी हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या उसमें शिफ्ट आ रहा है, अब देने वाली प्रवृत्ति हो रही है, थोड़ा एक उद्यमिता जो कही जाए मॉडल में। और इसी से संबंधित एक और जुड़ा हुआ प्रश्न, उसको भी एड्रेस कीजिएगा राकेश जी, की ब्रेन ड्रेन की भी बातें कही जाती रही हैं। तो दोनों प्रश्न कहीं ना कहीं थोड़ा संबंधित है। इस पे क्या देखते हैं शिक्षा शास्त्री के तौर पे? नहीं, ये ठीक कहा आपने। पर ये दोनों स्थितियों से भारत को गुजरना तो पड़ा है। पर अभी कुछ भी कहे, शासन कैसा भी हो, शासन के कारण कुछ अनुकूलताएं बढ़ी हैं। ब्रेन ड्रेन की बात हो तो अभी भी इस समय भी जो आंकड़े आए हैं भारत सरकार के, उसमें काफी लोग, अब हमारे इस बयम ऐप के ये जो संस्थापक हैं गौरव त्रिपाठी जी, ये विदेशी नौकरी छोड़कर अब भारत में आकर जो है कुछ भारतीयों के लिए और भारत के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा करके जो बयम जैसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये दिया, क्योंकि हम कब तक विदेशी मॉडल पर आश्रित रहेंगे। तो ऐसे बड़ी संख्या में लोग, ऐसे भारतीय अब ये भारत की ओर रुख कर रहे हैं। उनको यहाँ अनुकूलताएं मिल रही हैं, उनको यहाँ संसाधन, उनको यहाँ सुविधाएं मिल रही है जिसकी उनकी उनकी अपेक्षाएं रहा करती थी। तो एक बड़ी तेजी से लोग खड़े हो रहे हैं। और दूसरा ये जरूर है कि इसके पहले तक सरकारी नौकरी मिलना और सरकार की नौकरी कर रहे हैं, ये बड़ा गौरव का विषय होता था। पर धीरे धीरे ये मानसिकता की युवाओं की ये बड़ी परिवर्तन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब युवा जो है नौकरी करने के नहीं, नौकरी देने के पक्ष में ज्यादा है। और बड़ी मात्रा में ये जो 2-3 वर्षों में जो टेक्नोलॉजी में ये परिवर्तन ला रहे हैं या टेक्नोलॉजी के लिए स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, ये बड़ी मात्रा में युवा जो है इस दिशा में आ रहे हैं। और धीरे धीरे युवाओं की इस मानसिकता को ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद ये जो वैक्यूम सा जो आपने जो प्रश्न में धागा था वो खत्म होगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। और आपने जिक्र किया ही तो वयम एप्लीकेशन पे भी मैं आ रहा हूँ कि कई सारे कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है विद्या भारती, आपने किया हुआ है। बिल्कुल एक बात बताइए, देखिए आज हम लोग बात कर पा रहे हैं कितनी आसानी से, कॉस्टिंग कम हो जा रही है। तो ऐसे साक्षात्कार करना होता तो आपको आना पड़ता, मुझे आना पड़ता, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता। तो वर्चुअल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की बढ़ रही है। और बल्कि और भी इसमें रिसर्च हो रहे हैं, मेटावर्स की बात की जा रही है कि ये लुक एंड फील और भी बाकी सारी चीजें आएंगी। हालांकि गौरव त्रिपाठी जी से भी मेरी बात होती है तो बताते हैं कि ये शब्दों का ही माया जाल है। लेकिन टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इसमें वयम जैसे एप्लीकेशन की भूमिका क्या है और इसके ऊपर फीडबैक क्या है, कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या पॉजिटिव है और क्या इंप्रूवमेंट एरियाज है? वास्तव में बड़ा अच्छा प्रयास जो है बयान की टीम ने लिया है। इसमें कोई दूसरा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लगातार हम जैसे संगठन, विद्या भारती है, संघ ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी जो हमारे समवर्ती संगठन है, ये लगातार प्रयास करते थे, बातचीत होती थी भाई आखिर इसका विकल्प क्या होगा। तो ऐसे स्टार्टअप जो हमारे गौरव जी ने प्रारंभ किए, पूरी बैंक की टीम ने प्रारंभ किए, ऐसे स्टार्टअप काफी लाभकारी होंगे। और भविष्य में इसमें स्पर्धा बढ़नी चाहिए। कोई आवश्यक नहीं कि केवल बयान ही हो, पर ऐसे और भारतीय स्टार्टअप खड़े होंगे
धीरे धीरे और भी चीजें ये जब मार्केट में खड़ी होंगी तब जाकर एक भारत में इस प्रकार का तकनीक का जो माहौल है ये खड़ा हो पाएगा। गौरव जी से मेरी भी बातचीत हुई, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लेटफॉर्म इस माध्यम से वो डेवलप करने वाले हैं। निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की बात है। पर आने वाला समय इसी का है, तकनीक का है, चाहे वो IoT में हो, चाहे वो AI में हो, चाहे वो ब्लॉकचेन में हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, चाहे वो डाटा साइंसेज में हो। हमारे युवा जो है इन सब जो आने वाली आधुनिक तकनीकों में कहीं पीछे ना रह जाए, पिछड़ ना जाए, इसलिए अपने आप को अपडेट करना चाहिए। वो जितना अपडेट करेंगे, टेक्नोलॉजी की जितनी चीजें सीखेंगे। अब देखिए ना, हमारे विद्या भारती के बड़ी उम्र के आचार्य दीदी भी इस कोरोना के काल में कितना परिश्रम करके, देखिए कितना परिश्रम करके उन्होंने वीडियो बनाना, उन्होंने कंटेंट बनाना, उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाना, और इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर हमारे कई लोग हैं, यहाँ भी कुछ लोग जुड़े हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया उन्होंने। पहले खुद सीखी और हमारे अपने बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का बेटर उपयोग किया। मलेरकोटला के हमारे एक प्राचार्य हैं प्रेम सिंह खेमटा जी। सामान्यतः आज से 2 साल पहले वीडियो बनाकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ये उनकी कल्पना में नहीं था। पर कोरोना काल में जब वो विद्या भारती पाठशाला के साथ संवाद होकर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था, आज उनके माने हुए यूट्यूब पर जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेस्ट वीडियो इंग्लिश स्पोकन के, चाहे वो हमारे RV दीक्षित जी यहाँ जुड़े हुए हैं कानपुर से, उन्होंने इस प्रकार के वीडियो बनाए। पूरे देश भर में 4,500-5 हजार से भी अधिक आचार्य दीदियों ने इस समय इस प्रकार के वीडियो निर्माण करने का, कंटेंट बनाने का काम किया। ये एक बात है कि जब हम पे संकट आता है तो हमारी सीखने की वृत्ति भी बढ़ जाती है, सीखने की वृत्ति और नया करने की वृत्ति बढ़ जाती है। और यही जो समय है, इस समय में को हमने जितना टेक्नोलॉजी के रूप में बुनाया है, आने वाला समय जैसे ही देश में एक योग्य नेतृत्व अगर आह्वान करता है कि इस समय टेक्नोलॉजी की, आपने जो ब्रेन ड्रेन की बात कही, नेतृत्व अगर आह्वान करता है तो भारत की ओर कूच करने वालों की संख्या भी बढ़ जाएगी। हाँ, हमें अपने भारत को खड़ा करना है, कुछ नया करना है, तो लोग आ जाने वाले हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इसमें काफी अच्छी भूमिका निभा सकती है। बहुत सटीक बात आपने कही कि जो है जब संकट काल आता है तो लोग जो है ज्यादा मेहनत कर देते हैं, ज्यादा सीखते हैं। इसी से जुड़ा मुझे एक वाकया आता, और जैसे ही संकट काल छटता है तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। हाँ, पर सोते नहीं है, सो ना जाए। तो ये एक बहुत इंसाइटफुल चर्चा रही भाई साहब, और जो आनंद आता है, चूंकि आप लोग ग्राउंड पे समझते हैं चीजों को, काम करते हैं, तो सिर्फ ये उस लिए नहीं होता है कि ऊपरी बातें हैं, और जो जो आपने बातें कही सटीकता से कही। आखिर में यही मेरा प्रश्न रहेगा, यूथ को, सीखने वालों को, विद्यार्थियों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? वाह, मिश्रा जी आज बड़ी अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि मैं तो शिक्षा में क्वालिटी के ऊपर भी काम करता हूँ। मैं विद्या भारती पाठशाला का संचालन आज से 6 साल पहले प्रारंभ किया था। विद्या भारती पाठशाला का प्रयास ये था कि आचार्यों को या शिक्षकों को, केवल विद्या भारती के ही नहीं, अन्य विद्यालयों के भी शिक्षक हमसे बड़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं। 60-70 हजार से भी अधिक आचार्य दीदी जो है ये विद्या भारती पाठशाला के माध्यम से नई नई चीजें सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, शिक्षण सीख रहे हैं, नई नई विधाएं सीख रहे हैं। ये बड़ा काम विद्या भारती। इसी प्रकार एक काम हमने और प्रारंभ किया है बाल संस्कार का। हमारे अपने जो बालक हैं, बालक, इनमें संस्कार हमने प्रारंभ से ही, बचपन से हमने देना चाहिए। इसलिए एक मिशन, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जगाएंगे। एक तो इसके लिए एक बाल संस्कार समूह का भी हमने निर्माण किया, जिसमें बच्चों को छोटे छोटे महापुरुषों की कहानियां, संस्कार, समाज में सकारात्मकता का भाव बने, सकारात्मकता का भाव पैदा हो, इसलिए उनके लिए उस प्रकार के वीडियो निर्माण, उनके लिए कहानियों का निर्माण, उनके लिए इसकी एक वेबसाइट भी है, balsanskar.co.in। इसी प्रकार विद्या भारती पाठशाला के भी काम लगातार चलते रहते हैं। हमारे आचार्य दीदी मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते रहते हैं, उसकी भी 2 वेबसाइट हैं। कुल मिलाकर ये काम सब निःशुल्क है, और सब ईश्वरी प्रेरणा से ये काम लंबे समय तक चलते रहे, और इसमें समाज में सकारात्मकता बनी रहे।
एक ये बड़ा प्रयास इस माध्यम से हम लोग करते हैं। एक काम और हम विद्या भारती के माध्यम से ही करते हैं, विद्या भारती मानक परिषद अखिल भारतीय स्तर पर इसका स्वरूप बना के रखा हुआ है कि जितने हमारे अपने विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें, इसलिए विद्यालय गुणवत्तापूर्ण हो, इसलिए उसके लिए हमने विशेषकर पैरामीटर हैं, उसके स्टैंडर्ड है, ये बना के रखते हैं, क्योंकि समाज में अब गुणवत्ता की आवश्यकता है, इसलिए हर काम जो है गुणवत्तापूर्ण हमने करनी चाहिए। इसलिए विद्या भारती मानक परिषद के माध्यम से अभी तक हम 2000 स्कूलों का असेसमेंट कर चुके हैं, असेसमेंट और एक्रीडेशन। उसमें विद्यालय क्षमतापूर्ण खड़े हों, विद्यालय गुणवत्तापूर्ण खड़े हों, वहाँ के जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, इन सब की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सके, इसलिए 140 स्टैंडर्ड उसके बनाकर उस पर उनको फोकस करके उनको ट्रेनिंग देकर और विद्यालयों की क्वालिटी डेवलप कर काम करते हैं, चाहे वो 4 एरिया गवर्नेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, लीडरशिप हो अथवा टीचिंग लर्निंग हो, उसमें फोकस ये रहता है कि विद्यालय क्वालिटी डेवलप करें और एक गुणवत्ता। तो इन सब बातों से एक बात ध्यान में आती है कि काम समाज में बहुत है करने को, हमने केवल खड़े होने की आवश्यकता है और जो काम करेंगे हम वो एक ही भाव लेकर करेंगे, एक तो गुणवत्तापूर्ण हो। युवाओं के लिए आपने जो बात कही है, इसलिए कोई विचलन में हम काम करेंगे और छोड़ देंगे इसके लिए नहीं, इसलिए जो हमने टारगेट लिया है हाथ में उसको हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाकर दम लेंगे, ये भाव। नहीं तो आज का युवा जो है अस्थि मंजर जिसको हम कहते हैं कि कुछ ऐसे सब नहीं, पर कुल मिलाकर जो हमने टारगेट हाथ में लिया उसको अंतिम सिरे तक हम पहुंचा के मानेंगे। दूसरा, उस काम को हम गुणवत्तापूर्ण करेंगे, क्वालिटी बेस। अगर हमने क्वालिटी अपने काम में रखी तो हमारी पूछ बढ़ने वाली है। देखिए, रोजगार का संकट कहीं नहीं है, बेरोजगार मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर व्यक्ति योग्य है तो रोजगार उसके लिए हर जगह टपक रहा है, अगर वो क्षमतावान है। अब कई बार विदेशों में जाते हैं, एक बार मॉरिशस में गए तो वहां के जो पंडितों, वहां के लोगों ने कहा यहाँ के मंदिर खाली पड़े हुए, पंडितों की आवश्यकता है। देखिए आप कितने रोजगार कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, पर क्वालिटी कहीं ना कहीं हमने डेवलप करनी पड़ेगी हर काम में। एक तो काम करना, प्रामाणिकता के साथ करना, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा के मानना, और गुणवत्तापूर्ण काम अगर हम करेंगे तो हमारी मांग यह लगातार बनेगी। और जैसे कि हम सब लोग एक स्वप्न संजो के रखते हैं, वयम राष्ट्र जागरण प्रवर्तक के साथ साथ दूसरा, परम वही भवन ने तुम्हें तत्व राष्ट्र। तो जब जो भाव हमने विचार अपने अंदर धारण किया है कि हमारे अपने राष्ट्र को हमने परम वैभव के ऊपर शिखर पर ले जाना। परम वैभव यानी भारत क्षमतावान हो, भारत समृद्ध हो, भारत संस्कार क्षम बने, हम विश्व को मार्गदर्शन कर सके कि हमारी अपनी शिक्षा से, हमारे अपने संस्कारों से, हमारे अपने रहन सहन, हमारे रीति निवास, तो इन सब चीजों के लिए हमने कहीं ना कहीं अपने को अभी से ढालना पड़ेगा और युवा पीढ़ी को इन दिशा में डालना पड़ेगा कि वो क्षमतावान होकर गुणवत्तापूर्ण अपने कामों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम वो जो लक्ष्य हमने तय किया समृद्धशाली भारत, उसको हम आखिर छोर तक ले जा पाएंगे। आपके आने से पहले यही बात ही हो रही थी, जब 2 मिनट पहले ज्वाइन होने से, कि रूस यूक्रेन का तनाव चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया कि इसमें भारत को अपना खुद को मजबूत बनाना होगा, खुद को, बस यही एक लक्ष्य है और तमाम संकटों से यही चीज बचा सकती है। बहरहाल ये बहुत अच्छी चर्चा रही और गुणवत्ता की जो आपने स्किल की बात की, इसके बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज ठीक ढंग से हो सकेगी। तो थोड़ा स्किल पे फोकस रखना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहें। परम वैभव का लक्ष्य जो है उस दिशा में अग्रसर है, दिख रहा है, एक इन्वायरमेंट होता है जो नजर आता है, एक फील आती है कि उस दिशा में आगे बढ़ रही है चीजें। सा विद्या वा विमुक्तये, तो ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है और ये बात मुझे लग रहा है कि हर एक व्यक्ति धीरे धीरे जानेगा और ज्ञान स्किल ही तो है, और क्या है शर्मा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए, और बीच बीच में बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी मित्र का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, रेज हैंड कर सकता है, इसमें मैं चैट में देख लेता हूँ।
तो उसका भी जवाब बाबूलाल गुप्ता जी ने लिखा है, शिक्षा को स्वायत्ता मिले, ब्यूरोक्रेट के चंगुल से निकाला जाए। प्रक्रिया जारी हो गई है भाई साहब, अब धीरे धीरे कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल ठीक प्रश्न ठीक है। कहा, बिल्कुल 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 ठीक कहा, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट से निकाला जाए, ये बात तो सही है। बाबूलाल जी ने अच्छा सुझाव भी दिया है। चलिए, पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें ये सारी चीजें काफी कुछ आई हैं। एक और है प्रश्न, तकनीक, शिक्षा में तकनीकी का उपयोग। तकनीक का उपयोग, बिल्कुल ठीक कहा। शिक्षा में तकनीकी का उपयोग हमने बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी बात में कही कि कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे आचार्य दीदियों ने मेहनत करके टेक्नोलॉजी सीखी, इसलिए हम सब जो है अपने स्थानों पर तकनीक का भरपूर उपयोग करना हम लोग सीखें, तकनीक को जानें। क्या है एआई, क्या है आईओटी, क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या है डाटा साइंसेज, विदेशों में किस प्रकार से ये आगे बढ़ रही है, उस दिशा में हमने जानना, समझना और हमारे अपने विद्यार्थियों को इसका प्रयोग करें। इसलिए सबसे पहले अभी कुछ समय से मैं आग्रह भी कर रहा हूं कि हमारे सारे विद्यालयों में एक एक आईसीटी सेंटर खड़े होने चाहिए। आईसीटी सेंटर यानी वो एक प्रकार का क्लासरूम जहां पर टेक्नोलॉजी की सारी चीजें हों, जहां पर शिक्षक अपना ज्ञानार्जन कर सकें, यूट्यूब से वीडियो निकाल सकें, कुछ कंटेंट बना सकें और ये काम वहां पर कर सकें। तो एक आईसीटी सेंटर सारे विद्यालय में होना चाहिए। सारे विद्यालयों में क्षमतावान कंप्यूटर लैब होनी चाहिए और कंप्यूटर लैब के माध्यम से जो है बड़ी मात्रा में हम अपने विद्यार्थी को टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं। कोडिंग विद्यार्थियों के लिए सिखानी चाहिए, तो इसलिए कोडिंग के पाठ्यक्रम अभी हमने बनाने प्रारंभ किया। आप लोग भी अपने स्तर पर कोडिंग के पाठ्यक्रम बनाएं और विद्यार्थी को कक्षा 6 से इसको प्रारंभ कराएं। दूसरा, विद्यार्थियों को छोटी कक्षा से मल्टीमीडिया के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम छोटी छोटी चीजें उनको पढ़ाएं, अध्ययन कराएं उनको। एक बड़ा काम ये हो सकता है। तो सारे आचार्य दीदी क्षमतावान हो टेक्नोलॉजी के, वो सीखें, तब जाकर इस प्रकार का माहौल हम वहां पर बना सकते हैं। और जितने प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उनसे बच्चों को कैसे हम सावधानी उनको सिखा सकते हैं, कैसे सावधान करा सकते हैं, इसका भी हमने कहीं ना कहीं प्रयोग उनको कराते जाएं। और स्किल डेवलपमेंट की जो बात है, तो वो भी टेक्नोलॉजी में कौन कौन से बिंदु है। कई जगह विद्यार्थी के विद्यालयों में एटीएल, अटल टिंकरिंग लैब ये डेवलप हुई है, तो उसके माध्यम से हम एआई है, आईओटी है, उनके प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं करने को टेक्नोलॉजी में। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है उनके लिए धन्यवाद। तो टेक्नोलॉजी में ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच में एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और ये प्रश्न जारी रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा, बाकी लोग भी संपर्क में रहे। मेरा मोबाइल नंबर है 9990089080। कोई और भी प्रश्न है, किसी और आप व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका पुनः। धन्यवाद सभी का धन्यवाद, और जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उन सबका भी, और मिथिलेश जी आपका भी, बैम की टीम का भी धन्यवाद। थैंक यू।